नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। प्रदेश में बनकर तैयार हुए सभी 13 नए मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों एवं अन्य संसाधनों की कमी के चलते ऐसा हुआ है। इससे चिकित्सक शिक्षा विभाग के प्रदेश में एक साथ MBBS के 1300 सीटें बढ़ाने की योजना को भी झटका लग गया है। प्रदेश में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। इसके तहत करीब साल भर पहले 13 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए। सत्र 2024 से 2025 में इन कॉलेजों को MBBS पाठ्यक्रम शुरू होना था। इसके तहत मान्यता के लिए NMC के आवेदन किए गए थे। NMC की टीम ने 24 जून को निरीक्षण कर कमियां निकाली और गिनाई। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके बाद कुछ कमियां दूर भी की गई। वहीं संकाय सदस्यों की कमी की वजह से प्रदेश के सभी 13 कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार से यानी कि आज से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस यानी कि टैबलेट पर चेहरा दिखाकर उपस्थिति लगाने की व्यवस्था का व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। रविवार को विभिन्न शिक्षक संगठनों ने बैठक कर इस पर नाराजगी जताई है। साथ ही सोमवार से काली पट्टी बांध कर पढ़ाई करने और कार्य करने की शुरुआत करने की योजना बनाई है। वहीं 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के बैठक डिजिटाइजेशन को काले कानून की संज्ञा दी गई थी। साथ ही इसके साथ आपको बताते चले कि इनके खिलाफ 8 से 14 जुलाई तक शिक्षकों को काली पट्टी बांधकर काम करने और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश व जिला पदाधिकारी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि सभी ने एक स्वर से इस व्यवस्था का विरोध किया है। हम जिला स्तर पर प्रदर्शन कर CM को ज्ञापन भेजेंगे। साथ ही साथ मांग करेंगे कि पहले शिक्षकों की ELCL हाफ डे जैसी मांग पूरी की जाए। बरसात की दिक्कत को देखते हुए फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस स्थगित की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक लखनऊ संघ कार्यालय पर हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षकों संगठनों से समन्वय के बिना एक तरफा काला कानून यानी कि डिजिटल फेस अटेंडेंस को थोपने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कल से 20 जुलाई तक शिक्षक काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद भी शासन की आंख नहीं खुलती तो कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाएगा। विभाग पहले लंबित मुद्दों पर निर्णय लें, उसके बाद डिजिटाइजेशन अटेंडेंस लागू करे। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने की मांग की गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संगठन ने शिक्षकों को ELCL हाफ डे प्रतिकर अवकाश देने की मांग की है। साथ ही 15 और 20 मिनट देर होने पर भी किसी तरह की कार्य न करने की भी मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित कार्यालय में हुए जिला व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में 11-12 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों से बैठक कर उनका मत जानने और उसके बाद आगे के आंदोलन की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने इस निर्णय के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है। इस मामले में सोमवार को DM के माध्यम से CM को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ यानी कि सुशील पांडे गुट ने भी इस निर्णय के बहिष्कार की घोषणा की है। काली पट्टी बांधकर काम करने और 11 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की मांग और दिक्कतों को देखते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के निर्धारित समय सुबह 7:45 से लेकर 8 बजे में राहत दी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा की ओर से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि डिजिटल उपस्थिति पंजीकरण पर शिक्षक उपस्थिति अंकित करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय यानी कि 8:30 तक का समय उन्हें दिया जाएगा। हालांकि शिक्षक इससे संतुष्ट नहीं है। शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अभियान चलाया। दोपहर तक लगभग 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने इसे रीट्वीट किया। इसके माध्यम से उन्होंने इस व्यवस्था को स्थगित करने की मांग की है। हालांकि विभाग अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा में केंद्रों तक एक भी अतिरिक्त प्रश्न पत्र नहीं ले जाया जाएगा। प्रश्न पत्रों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर होगी। ऐसे में बक्से खुलने के बाद अगर एक भी पेपर कम निकलता है तो इसकी जांच कराई जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। पेपर लीक रोकने और गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने के लिए आयोग की ओर से उठाए गए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूपीपीएससी के साथ अन्य भर्ती संस्थानों की परीक्षा ने भी इसे लागू किए जाने की तैयारी में है। पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद भर्ती संस्थाएं अक्सर यह आशंका जताती हैं कि कोषागार से केंद्र ले जाते वक्त बीच में किसी ने बंडल से पेपर निकालकर उसे वायरल कर दिया, या फिर केंद्र पहुंचने के बाद बंडल से पेपर निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। तो नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को 7 लेयर में सुरक्षित रखने के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र में पेपर पहुंचने के बाद बाहर ना आ सके। पहले 24-24 प्रश्न पत्रों का बंडल बनता था और अब बंडलों को केंद्र में खोला जाता था। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न पत्र वितरित होने के बाद बंडल में रखे गए कुछ पेपर बचे रहते थे और परीक्षाओं के दौरान इनके वायरल होने की भी आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्रों को अलग से लोहे डिजिटल लॉक वाले बक्सों में रखा जाएगा, जिस पर आगे पीछे 2 ताले लगेंगे और हर प्रश्न पत्र अलग से सील बंद पैकेट में होगा। ऐसे में परीक्षा केंद्रों में उतने ही प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे जितने कि अभ्यर्थी उस केंद्र में परीक्षा देने के लिए पंजीकृत हैं। अगर सभी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हैं तो बचे हुए प्रश्न पत्रों को वापस डिजिटल लॉक वाले बक्से में रखा जाएगा। अगर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या के मुकाबले बक्सों से कम पेपर निकलते हैं तो यह भी जांच का विषय होगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर इन तमाम व्यवस्थाओं को लागू होने के बाद कोषागार से पेपर निकलने और अभ्यर्थियों के बीच वितरित होने तक हर चरण में यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि प्रश्न पत्रों से कोई छेड़छाड़ हुई है या फिर नहीं। साथ ही परीक्षा से पेपर या फिर परीक्षा के दौरान अगर पेपर वायरल होने के आरोप लगाए जाते हैं तो यह पता लगाने में भी देर नहीं लगेगी कि गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं, और अगर हुई है तो किस स्तर की गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। चंद्रशेखर आजाद आज सबसे पहले मामू भांजा इलाके की घटना में मृत औरंगजेब के घर घास की मंडी जाएंगे। यहां परिवार से मिलने के बाद पिलखखाना पहुंचेंगे। उसके बाद से वहां हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। वर्ग विशेष में गहरी पैठ रखने वाले भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के सत्संग में हुए हादसे के बाद सियासी दस्तक जारी है। हालांकि मामले में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बाबा के विरोध में बयान दिया है। बयान के बाद आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान बात जो है उसको लेकर आजाद का आना आज तय हो गया है, यानी कि आज वो जाएंगे। वो 8 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन कुमार आजाद की ओर से कार्यक्रम के अनुसार चंद्रशेखर आजाद दिल्ली से चलकर सुबह 10 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे। सबसे पहले वो मामू भांजा इलाके की घटना में मृत औरंगजेब के घर घास की मंडी जाएंगे। यहां परिवार से मिलने के बाद पिलखाना पहुंचेंगे। वहां हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। वहीं आपको बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें वे भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम में मंच से भाषण दे रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर अब आयोजनों में व्यवस्थाएं पुलिस प्रबंधन कम हुई तो दिल्ली में लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना में उन्हें मौके पर भी जाना चाहिए था। बीजेपी के राम मंदिर अभियान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राम मंदिर से पानी टपक रहा है। गुजरातियों को टेंडर सौंप दिए गए हैं। जनता सब कुछ जान चुकी है। आगे के चुनाव में उन्हें एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता हरीश त्रिपाठी के 13वीं संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार को देर रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुल्तानपुर पहुंचे, जहां पर जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा समेत कांग्रेस के विभिन्न पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस यानी कि अजय राय ने योगी सरकार पर हाथरस घटना को लेकर तल्ख टिप्पणी की और साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी कटाक्ष किया। निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं हमें झकझोर कर रख देती हैं, ऐसा अजय राय ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही दुख है, ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। दोषी लोगों को
के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से अनुमति दी है, लाखों की भीड़ एकत्रित हो गई है, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ट्रकों और अनाधिकृत वाहनों पर डेड बॉडी भी भेजी गई है। सरकार की पूरी व्यवस्थाएं फेल नजर आई है। हम मायावती जी से कहना चाहेंगे कि उनका मौके पर वहां पर पहुंचना और वहां जाना चाहिए था। सारे गुजरातियों को कम दिया गया है। राम मंदिर में पानी टपक रहा है, जनता सब जान चुकी है और वह जाग गई है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है, कहीं पर भी एक सीट नहीं मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं उस घटना पे बहुत दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटना बहुत ही पूरे समाज को झकझोर देती है, कमज़ोर करती है और निश्चित तौर से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटना बहुत ही मैं समझता हूँ दुखदायी घटना है। हम लोग गए, मैं गया, राहुल जी हमारे नेता गए, हम लोगों ने जाकर उन पीड़ित परिवारों का दर्द बांटा। निश्चित तौर से जो लोग उसमें दोषी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो और उस सरकार की जो कमियां थी, सरकार ने जिस तरीके से परमिशन दिया और उसमें लाखों लोग इकट्ठे हुए, सरकार ने पूरी तरीके से वहाँ पर केवल और केवल खानापूर्ति की, जान बचाने का भी प्रयास नहीं किया। जो एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं कर पाए, जो लोगों को ट्रक पर लाद कर गाड़ियों से, टोटो से भेजा गया, ये सरकार की पूरी अव्यवस्था थी। सरकार पूरी तरीके से फेल है और मैं तो मायावती से इतना कहना चाहूँगा कि मायावती जी सभी वहाँ पर ऐसे लोग बांटने मायावती जी को जाना चाहिए था। मायावती जी की तक नहीं गई, जरूर जाना चाहिए, जिसकी बारे में लोगों को साफ पा रहा है। और ए शहर स्थित फूलमती मंदिर से जगन्नाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर जिला अधिकारी नेहा प्रकाश, नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता ने किया रवाना। पुलिस प्रशासन के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में निकल गई जगन्नाथ यात्रा। जगन्नाथ यात्रा शहर के बीचों बीच बने प्राचीन मंदिर फूलमती से निकल कर शोभा यात्रा निकली और शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग और श्रद्धालु, महिला एवं पुरुष मिलाकर सभी लोग शामिल हुए। हर वर्ष की भांति इस बार भी विचित्र पहले संगठन की महिला शाखा तुलसी के द्वारा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु चल रहे थे। शोभा यात्रा फूलमती मंदिर से प्रारंभ होते हुए दिबियापुर रोड पर पहुंची, जहां से सुभाष चौक, संजय गेट होते हुए सदर बाजार होते हुए वापस से फूलमती मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा समापन के बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह लोगों द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया और शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया, आज विचित्र पहला सेवा समिति की महिला शाखा तुलसी द्वारा जगन्नाथ पुरी का शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। जगन्नाथ जी की यात्रा पुरी में होती है, जहां रथ यात्रा में से यात्रा को निकाली जाती है, जहां से गुलीथा मंदिर में निकाली जाती है। बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे जनपद में भी यह कार्यक्रम रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत चली आ रही है, इसके बराबर प्रचार हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्व में शामिल हो रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज औरैया के फूलमती मंदिर में एक विचित्र पहल सेवा समिति की जो महिला शाखा है तुलसी ग्रुप, इनके द्वारा श्री जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मूलतः पुरी में होती है, जहाँ से पुरी के गुंडीचा मंदिर तक वहाँ रथ यात्रा निकाली जाती है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जनपद में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हमारी जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, पौराणिक मान्यताएं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, इसका इसी तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर्व में सम्मिलित हो रहे हैं। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।